आज भी आजा फटाफट शुरू करते हैं। पेज नंबर 14 से आगे एमसीक्यूज़ करना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेशो एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वेरी हाई करंट रेशो में बी ड्यू टू वेरी हाई करंट रेशो हमने क्या बोला था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। बहुत ज़्यादा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे बताओ जरा। पाइलिंग अप ऑफ द इन्वेंट्रीज होते हैं, इनएफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ डेटर्स, या फिर हाई बैलेंस इन द कैश है एंड बैंक विदाउट द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स हैं, एसेट्स ज़्यादा हैं यानी इन्वेंट्री तुम बढ़ा रही हो उसको, तो पर एक तो करेक्ट है। बी इनएफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ द डेटर्स। बेसिकली डेफिनेटली आप इनएफिशिएंट हो, इसीलिए आपका जो रेशो बढ़ रहा है, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी तुम्हारी कम हो रही है, कलेक्शन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो नीचे की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, तब भी वैल्यू बढ़ेगी। थर्ड है हाई बैलेंस इन कैश। कैश में बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास, करंट एसेट की बात हो रही है, क्योंकि कैश मतलब करंट एसेट्स एंड बैंक विदाउट द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अ वेरी हाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर है वेरी हाई करंट रेशियो विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, एडवर्सली इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, या नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो होगा सी। बहुत ज़्यादा करंट रेशियो जो होती है वो एडवर्सली इम्पैक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी को, और जो आइडल करंट रेशियो एक्चुअली बेसिकली वो 2:1 माना जाता है वैसे, लेकिन 1.5:1 से लेकर 3:1 तक ओके है। ठीक है, लेकिन से ज़्यादा होगी तो अच्छा नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। कौन ऐसी चीज़ है जो कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट नहीं है? क्या है ऑप्शन? देखो, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, या फिर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। बेटा कैश इन हैंड जब मर्जी खर्च कर सकते हैं, लिक्विड कैश एट बैंक भी जब मर्जी ला सकते हैं, या फिर बैंक के थ्रू दूसरा ट्रांजेक्शन भी की जा सकती है। बिल्स रिसीवेबल कि आपको मार्केट में पैसा दिया था किसी को, उससे वापस लाना सबसे मुश्किल काम यही है, इतनी जल्दी नहीं होता है ये। तो बिल्स रिसीवेबल जो है बेसिकली वही जो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट नहीं है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक मार्केट में कुछ कर रखा है तो वो भी इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं, वो भी इजीली मतलब कैन बी ट्रेडेबल इजीली। ठीक है, इजीली उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली सी इज़ द राइट आंसर कि इतना इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। 6 नंबर पर आते हैं डिफेंसिव इंटरवल रेशो इज़ ए मेजर ऑफ। डिफेंसिव इंटरवल रेशो हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो देख लो, डिफेंसिव इंटरवल रेशो इज़ ए मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, या फिर लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। तो डिफेंसिव, हम डिफेंसिव बन रहे हैं इंटरवल रेशो, तो वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात करती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, डिफेंसिव इंटरवल रेशो। तो डिफेंसिव इंटरवल रेशो जो होता है, इट इज़ ए फाइनेंशियल लिक्विडिटी रेशो दैट इंडिकेट हाउ मेनी डेज अ कंपनी कैन ऑपरेट विदाउट नीडिंग टू टैप इनटू कैपिटल सोर्स अदर देन इट्स करंट एसेट्स। मतलब सिर्फ अपने करंट एसेट से ही जो उसके पास हाथ में है इन्वेंट्री, मतलब कैश हो गया या स्टॉक हो गए, या फिर समझ लो उसकी ऐसी चीज़ें, बिल्स रिसीवेबल, मतलब जो कि इजीली मार्केट में पैसा लगा के इजीली उसको मिल जाएगा और उससे काम चल जाएगा उसका, वो मतलब कितने दिन तक चल सकता है। ठीक है, जब तक वो कैपिटल को न छेड़ना पड़े। तो वो है डिफेंसिव इंटरवल रेशो। निकालते कैसे डिफेंसिव इंटरवल रेशो? लिक्विड करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कैश एक्सपेंडिचर। समझ के बाद? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डिफेंसिव इंटरवल रेशो जो है इट इज़ ए मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। आई होप मेरी बातें क्लियर हो रही हैं। आगे 7 नंबर पर शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूड। शेयर होल्डर की इक्विटी क्या क्या इंक्लूड करती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड करती है क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड करती है क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या? ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा शेयर होल्डर जो इक्विटी है, शेयर होल्डर जो बेटा ऑनर होता है वो, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि वो ऑनर ही बन जाता है, उसके पास रिजर्व सरप्लस उसका भी मालिक बन जाता है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, शेयर होल्डर की इक्विटी की 4 कैटेगरीज हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी की 4 कैटेगरीज बताइए। कॉमन शेयर, प्रेफर्ड शेयर, पेड इन कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग।
ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग भी शेयर होल्डर्स इक्विटी, पेड इन कैपिटल भी आता है, प्रेफर्ड शेयर भी आता है, कॉमन शेयर भी आता है। कॉमन शेयर तो आएगा ही आएगा, प्रेफर्ड शेयर भी आता है, पेड इन कैपिटल भी आता है और रिटेन्ड अर्निंग भी आता है। और क्या नहीं आता है इसके अंदर को, ट्रेजरी शेयर्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। दिस मेजर्स एक्सक्लूड्स द ट्रेजरी शेयर्स विच रिप्रेजेंट द स्टॉक ओन्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। तो ट्रेजरी शेयर होल्डर की इक्विटी में नहीं आता है। इतना समझ लो कि शेयर होल्डर की इक्विटी का दूसरा नाम भी है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी इज डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी में टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी निकाल देते, जो भी बचा है बेसिकली वो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है। ओनर ही है, उसका जितना भी प्रॉफिट है इन्हें टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी वो सारा का सारा शेयर होल्डर की इक्विटी है। आल्सो रेफर्ड एज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर्स, या फिर नेट वर्थ या फिर नेट एसेट्स, तो ये इनके अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। नेट वर्थ भी कह सकते हैं, नेट एसेट्स भी, शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ये इसके अनदर नेम्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ में आ रही है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है। इक्विटी की उसकी कॉस्ट कितनी है भैया। इक्विटी की कॉस्ट जो है बेसिकली वो होता है कि रिटर्न दैट ए कंपनी मस्ट रियलाइज इन एक्सचेंज फॉर ए गिवन इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट कोई एक चलाया है कि इन्वेस्टमेंट की है तो कितना उसको रिटर्न आना ही चाहिए, वो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से शेयर होल्डर की इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब आ जाएगा। आगे आ जरा, अच्छा इसमें ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स इक्विटी में ऑनर्स का अगर खुद का पैसा लगा हुआ है तो वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से शेयर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल लगा है लोगों का पैसा, वो कैपिटल की बात हो रही है। इक्विटी जो शेयर कैपिटल है, अगर बात करें ऑनर्स ऑन इक्विटी, ऑनर्स की इक्विटी खुद की इक्विटी है, ऑनर ने खुद का अपना पैसा लगा रखा है, तो वो तो कंपनी की लायबिलिटी है, ठीक है। तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो एसेट माइनस लायबिलिटी वो नेट बचेगा, वो शेयर होल्डर की इक्विटी होगी। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही मेरे हिसाब से। एक मैं खुद एक कंपनी की बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो ये समझ लो कि मैं ऑनर हूँ कंपनी का, मैंने खुद का अपना पैसा लगा रखा है कंपनी को आगे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है कि मुझे वापस करना, ठीक है। कंपनी अलग आइडेंटिटी में अलग हो, तो ऑनर ने पैसा लगा रखा है तो कंपनी को वो वापस करना है। और हमें भी बात की है कि शेयर होल्डर की इक्विटी क्या होती है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो लायबिलिटी मुझे वापस करनी ही करनी है, तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। इक्विटी में शेयर होल्डर की इक्विटी में नहीं है, वो ऑनर की अपनी है, क्योंकि वो लायबिलिटी तो मुझे माइनस ही करनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर की, क्योंकि वो शेयर कंपनी का मालिक बन गए वो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा और ऑल ऑफ द अबव आएगा इसके अंदर। आगे आ जाए, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड। फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड डू नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या नहीं इंक्लूड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बेटा जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड की बात करो तो बेसिकली ये कैपिटल जो है वो व्हेन कंपनी टेक्स ए लोन फ्रॉम द बैंक, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है देन द कंपनी हैज़ टू पे द इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वो पे करना ही करना है, ये इंटरेस्ट पे करना है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है या फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं। डिबेंचर्स कंपनी में, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, ये देखो, डिबेंचर में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यील्डिंग ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय ए कंपनी एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स। समझिए, लोगों ने इससे उसने उधार लिया और उसको किस गिरवी रखा हुआ है एसेट्स, और उस पर वो कह रही है कि मैं तुझे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी, तो वो डिबेंचर्स कहलाते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इक्विटी, ठीक है। डिबेंचर्स की बात हो रही है, मतलब कंपनी ने पैसा कैसे जुटाया है, वो कह रही है कि मैं एसेट्स के अगेंस्ट उधार ले रही हूँ और मैं तुम्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूँगी, ठीक है। तो ये होते हैं डिबेंचर्स।
उसी तरह से बॉन्ड्स होते हैं, उसी तरह से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब वो भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट से पे करना होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, उन्हें इंटरेस्ट पे करने हैं। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड मतलब इंटरेस्ट पे करना है तुम्हें। तो बॉन्ड भी जनरली डिवेंचर की तरह ही है, लेकिन ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए पर्पस, गवर्नमेंट जुटा रही है, गवर्नमेंट जुटाती है बॉन्ड से पैसा, गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटी, कॉर्पोरेशन। बॉन्ड भी एक डेट सिक्योरिटी ही है बेसिकली, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है मुझे पैसा दे दो भैया, मुझे एक प्रोजेक्ट शुरू करना है। इट इज़ सिमिलर टू IOU। IOU क्या होता है? अब IOU जो होता है, ये IOU यहाँ से समझो कि मुझे तुम्हें देना है, तो गवर्नमेंट कहती है IOU, ठीक है। लीगली बॉन्ड होता है ये कि मैं तुम्हें पैसा वापस करूँगी, मैं ऐसा प्लज लेती हूँ, मैं ऐसा जैसे कि प्रोमिसरी नोट होता है उसी तरह से ये होता है IOU। यहाँ देखो, प्रोमिसरी नोट इज़ रिटन प्रॉमिस फ्रॉम वन पर्सन और बिजनेस टू पे अनदर, आल्सो नोन एज लोन एग्रीमेंट्स और दी IOU। मैं तुम्हें वो करती हूँ ये पैसा कि मैंने लिए हैं और एग्रीमेंट बनाती हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड बेसिकली, बॉन्ड और डिवेंचर में डिफरेंस है। बॉन्ड गवर्नमेंट वाले जुटा रहे हैं ऐसे पैसा और कह रहे हैं कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हम तुम पे करेंगे, और डिवेंचर्स के एक प्राइवेट है। तो यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड में क्या क्या आ जाएंगे? डिवेंचर आ जाएंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट है, कहीं करते हैं तो हमें इंटरेस्ट आएगा जाएगा नहीं, ठीक है, समझ गए। चलो तो सी इज़ द आंसर। आगे आ जाओ 9th पर। The ratio which indicates the proportion of long-term funds deployed in the fixed assets is, ये बताना तुम्हें। The ratio which indicates proportion of the long-term assets कितने, long-term funds कितने हैं, long-term funds कितने हैं deployed in the fixed asset is, fixed asset to debt funds, long-term funds to fixed assets to डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म फंड्स, या फिर फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर होल्डर्स फंड। तो ध्यान से देखो इसको, और इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो बताओ क्या होगा? द रेशो विच इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स की बात हो रही है ऊपर देखो, तो डिवाइड में क्या आना चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड्स ही आना चाहिए। बहुत सिंपल से ऐसे आंसर रहेंगे, लॉन्ग टर्म फंड्स, फिक्स एसेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना और आंसर तुम्हें मिल जाएगा। 10th पे आ जाओ। एसेट मैनेजमेंट रेशोज आर यूज्ड टू मेजर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू, क्या है ऑप्शन इसका? सेल्स ऑफ कैश, कैश और बैंक, सेल्स और इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एसेट मैनेजमेंट रेशोज आर यूज्ड टू मेजर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू। तो हमेशा ही जब एसेट मैनेजमेंट रेशोज कैलकुलेट होती है ना, रेशोज की बात कर रहा हूँ, तो सेल की बात हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली 99%, मतलब ये सेल्स के ऊपर ही चलती हैं रेशोज। सेल्स और कैश की बात हो रही होगी, किसकी? सेल्स, बेसिकली तो सेल्स की बात हो रही होगी, सेल्स और कैश, ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट रेशोज किसकी बात करेंगे? मोस्टली सेल्स और कैश ही, ध्यान दे दो। इसका आंसर जो होगा वो ए करेक्ट होगा। एसेट मैनेजमेंट रेशोज आर यूज्ड टू मेजर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स, ठीक है, सेल्स और कैश। 11th पे आ जाओ। द रेशो ऑफ सेल वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ फ्लोर स्पेस इज़ नॉट सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल नहीं है? सेल्स वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ फ्लोर स्पेस। देखो ऑप्शन है ट्रेडिंग कंसर्न्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होलसेल वेयरहाउस, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो किसके लिए सूटेबल नहीं है ये? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए सही नहीं है। सेल्स पर स्क्वायर फुट ऑफ दिस फ्लोर स्पेस ट्रेडिंग कंसर्न के लिए भी करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए करते हैं, होलसेल वेयरहाउस के लिए भी करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ये नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सेल्स पर स्क्वायर फुट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि इतना सेल्स पर स्क्वायर फुट के हिसाब से तुम कर रहे हैं, बेसिकली जो रिटेल इंडस्ट्री है, मतलब जो हमारा मॉल्स हो गए और स्टोर्स हो गए, शॉप्स हो गई, वो बेसिकली कैलकुलेट करती हैं कि हमारे पर स्क्वायर फुट कितना सेल हो रही है। और ये US डॉलर में से, मतलब ये US की बात करें तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ब्रिक एंड मोटर रिटेलिंग इंडस्ट्री थी। रिटेल इंडस्ट्री मतलब जो सेल करती है जनता, आम जनता को। तो इट इज़ सिंपली द एवरेज रेवेन्यू अर्न फॉर एवरी स्क्वायर फुट ऑफ द सेल्स स्पेस होता है, ठीक है। तो सेल्स पर स्क्वायर फुट क्यों होता है? बेसिकली इट इज़
it is to determine the amount of revenue generated per square foot of the, definitely sales per square foot can be used to determine the sales efficiency of the retail stores. जो retail stores होते हैं ना हमारे मॉल वगैरह हो गए, तो वो रिटेल स्टोर जो होते हैं या शॉप्स होगी हमारी, तो उनकी एफिशिएंसी के लिए है बेसिकली। समझ के बात की ना समझे, ठीक है। तो ये उन स्टोर्स की एफिशिएंसी के लिए है। और इंडिया में कितना है बेसिकली ये सेल्स 2015 का डेटा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 1500 से 2000 पर स्क्वायर फुट चल रहा था, जो कि इंटरनेशनल से काफ़ी लो दिखा रहा था। तो सेल्स पर स्क्वायर फुट के जो काम है वो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ठीक है, ट्रेड करते हैं, मतलब शॉप वगैरह ले रखे हैं, डिपार्टमेंटल उसकी बात कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंटल स्टोर ले रखे हैं, होलसेल वेयर हाउस भी ले रखे हैं, उसके लिए भी है, जो मतलब सामान डायरेक्टली जनता को बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए तो मैन्युफैक्चर कर रही है, उससे क्या लेना देना यार। यदि इस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक शॉप बना रखी है जो कि मार्केट में चल रही है, तो उसके लिए लेना देना है सेल्स पर स्क्वायर फुट। इस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए सेल्स पर स्क्वायर फुट ऑफ फ्लोर्स पे ये रेशो जो है इसका काम का नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज हाई रेशो ऑफ द टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशो इंडिकेट्स, हाई रेशो ऑफ क्या है, एसेट टर्न ओवर रेशो। अच्छा, टोटल टर्न ओवर, एसेट टर्न ओवर, देखो जब भी टर्न ओवर की बात आएगी ना, मतलब टर्न करना ओवर, यानी जो डिवाइड के नीचे रखना उसको, टोटल एसेट टर्न ओवर रेशो, यानी ऊपर आएगी हमारी सेल्स और नीचे आएगी हमारी टोटल हमारे जो एसेट्स होंगे। ऊपर आएगी सेल्स, टोटल एसेट टर्न ओवर है, यानी एसेट को नीचे कर दो, ऊपर सेल्स कर दो, तो ज़्यादा होगा तो मतलब सेल्स ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है। समझ के बात, ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसलिए हमारी जो सेल्स ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू एसेट्स। जनरली रिटेल इंडस्ट्री में 2.5 लिखा है यहाँ पर। अब देख लेते हैं, अभी दिखाता हूँ। ये देखो रिटेल सेक्टर में जो है ये 2.5 या मोर हो तो ये गुड टर्नओवर रेशो माना जाता है कि सेल्स डिवाइडेड बाय जो हमारा क्या कहते हैं उसको, टोटल एसेट्स वो है। लेकिन एक कंपनी की बात करूँ तो ये 0.25 से लेकर 0.5 भी एक गुड एसेट टर्नओवर रेशो माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात हो रही, ओवर गियरिंग हो रही है क्या, ओवर गियरिंग। अब गियरिंग होता है क्या पहले तो पता होना चाहिए। ओवर गियरिंग देख लेते हैं। ओवर गियरिंग रेशो का मतलब क्या होता है कि कंपनी एज ए हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड इज़ मोर ससेप्टेबल टू डाउन टर्न द इकोनॉमी एंड द बिजनेस साइकिल। मतलब इतना ज़्यादा लीवरेज ले रखे हैं, इतना ज़्यादा उधार ले रखा है कि डाउन टर्न होने की चांसेस हैं। लीवरेज, दिस इज कंपनी एज ए हायर लीवरेज, हायर अमाउंट ऑफ डेट, ये उधार ज़्यादा ले रखा है एज़ कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स इक्विटी। लीवरेज को समझ लेते हैं। लीवर को समझो, लीवर से ही लीवरेज आया है। लीवर का मतलब क्या होता है, ये लीवर होता है हमारा, इसमें एक फलक्रम होता है, यानी यहाँ से कम एफर्ट भी लगाएं तो ज़्यादा लोड हम उठा सकते हैं। तो फलक्रम क्या बेसिकली ये उधार है, बोरोइंग्स है, उधार लेकर हम काम कर रहे हैं, उधार लेते हैं ताकि हम कम एफर्ट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। ये है फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द बोरोड मनी, बोरोड मतलब डेट, स्पेशली द यूज़ ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और बोरोड कैपिटल टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, तरीका ताकि हम रिटर्न को उसको क्या कर सकें, बढ़ा सकें। व्हाट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज? लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेट या बोरोड फंड टू एम्पलीफाई द रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और द प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ओवर गियरिंग हो रही है, ऐसा हाई रेशो ऑफ टोटल टर्न एसेट टर्नओवर रेशो बिल्कुल भी नहीं बताता है कि ओवर गियरिंग है नहीं है, क्योंकि ओवर गियरिंग का मतलब ने देख लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं लग रहा है इस चीज़ का। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। अ लॉन्गर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, अ लॉन्गर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ऑपरेटिंग इन सेलर्स मार्केट, ऑपरेट कर रहे हो तुम सेलर की मार्केट में। डैमेजेस द क्रेडिट रेटिंग एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर, सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई ऑन टू लॉन्ग क्रेडिट पीरियड, या फिर डी ऑप्शन ऑपरेशंस आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय द सप्लायर्स फ्री ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका सही आंसर बताओ क्या है? लॉन्गर क्रेडिटर्स
पेमेंट पीरियड मतलब जो तुमने लॉन्गर क्रेडिटर जिन्होंने तुम्हें क्रेडिट दे रखा है, तुमने उधार ले रखा है ना, तो लॉन्गर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड तुमने बहुत लंबा टाइम ले रखा है कि पेमेंट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने ले रखा है। तुमने कहा कि मुझे तो अभी नया खुला हूँ, मैं नया अभी शुरू किया बिज़नेस, मुझे लंबा चाहिए क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, मुझे तुमसे तुम मेरे क्रेडिटर हो, तुमने मुझे उधार दे रखा है, मुझे लंबा पीरियड चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई ऑन टू लॉन्ग क्रेडिट पीरियड। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से समझो कि क्रेडिटर कौन से हो सकते हैं। क्रेडिटर वो भी हो सकते हैं जैसे कि तुम एक मैन्युफैक्चरर हो एंड यू आर सप्लाइंग समथिंग, तो और तुम कह रहे हो कि तुम इसे क्रेडिट पर ले लो मुझसे, तुम इसे उधार पे ले लो, तुम इसे काम चलाओ, मैं अभी नया बिज़नेस में, मुझे सेल करनी है ज़्यादा, मुझे सेल ज़्यादा दिखानी है और मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम मेरा पैसे वापस कर दोगे क्योंकि हमने एग्रीमेंट कर रखा है। तो तुम उधार पे वो तुम्हें चीज़ें देते जा रहा है। जैसे कि क्या होता है कई बार एक होलसेल वाले रिटेल शॉप्स को उधार पे क्रेडिट पे देते रहते हैं। वो कहते हैं तुम एक जनरली 1 मंथ के लिए रहते हैं, पर 5 महीने के लिए ले, 6 महीने के लिए तुम क्रेडिट पर ले लो, मैं इसे देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ क्रेडिट पर, तुम 6 महीने के बाद मुझे पैसा दे देना, तुम मुझसे लेते जाओ। मैं मेरे होलसेल वाला हूँ, मैं तुम मुझसे लेते जाओ क्रेडिट पर। तो इसका मतलब है जो सप्लायर है यानी होलसेल वाला, सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई ऑन टू लॉन्ग क्रेडिट पीरियड, अ लॉन्गर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री इंडिकेट, यही इंडिकेट करता है। समझ के बाद द टर्म कैश प्रॉफिट इंडिकेट्स, कैश प्रॉफिट कैश में कितना मिला है मुझे, तो इसमें हमेशा नेट प्रॉफिट की बात आती है, नेट प्रॉफिट कितना मुझे हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे नेट प्रॉफिट के ऊपर ही आ गए। नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्स है। नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है इंटरेस्ट टैक्सेस को निकालने के बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है, तो ये तो गलत हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, बेटा ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर होता है बेटा, हमेशा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है। अब डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं बनेगा। नेट प्रॉफिट जो होता है बेसिकली जो प्रॉफिट निकाला है वो कैसे निकालते हैं, कंपनी क्या डेप्रिसिएशन जो होती है वो भी माइनस कर देती है, लेकिन डेप्रिसिएशन इज़ ए नॉन कैश आइटम। क्या है, डेप्रिसिएशन निकालते तो हो तुम कि ये मेरा एसेट है, इसका इतना डेप्रिशिएट होता जा रहा है, क्योंकि वो सब पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। आपको इनकम टैक्स के लिए कि मेरा ये एसेट जो है इतना मैं इसकी वैल्यू कम होती जा रही है तो मैं टैक्स कम दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो हो रही है लेकिन ये नॉन कैश आइटम है, एक्चुअली में कैश में तो नहीं जा रहा ना तुम्हारा। तो इसको हमेशा जब कैश प्रॉफिट की बात करते हैं, कैश प्रॉफिट की, तो उससे तुम्हें नेट प्रॉफिट में तुम्हें ऐड करना होता है। तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा जो भी आया है, नेट प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे टैक्सेस निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो, तो वो माइनस कर दो, लेकिन डेप्रिसिएशन तुम्हें ऐड करना होता है। तो नेट प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से सब कुछ निकाल दो, इंटरेस्ट टैक्सेस यहाँ पर ग्रॉस होता है, तो उसके बाद नेट बन गया, लेकिन उसमें ऐड कर दो तुम डेप्रिसिएशन। तो ये ए इज़ द करेक्ट आंसर, 14th का ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाए, बड़े ध्यान से देखना। अ फर्म सीक्स टू इंक्रीज इट्स करंट रेशो, करंट रेशो क्या था पता होना चाहिए पहले, तो एसेट टू लायबिलिटी रेशो होगा। ठीक है, ठीक है। तो करंट रेशो एक्चुअली करंट एसेट बोलना था मुझे, करंट रेशो यानी करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो फर्म को क्या करना चाहती है, वो करंट रेशो को 1.5 से बढ़ाना चाहती है बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंट्स। द एक्शन दैट वुड मेक इट पॉसिबल इज, वो कैसे पॉसिबल होगा। फर्स्ट कह रहा है कि डिलेइंग द पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी की पेमेंट को डिले कर देता हूँ, तो उससे एसेट या लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ध्यान से सोचना, सारे ऑप्शन देख लो। डिलेइंग द पेमेंट ऑफ सैलरीज, इंक्रीज द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या डी है सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फॉर कैश एट बुक वैल्यू। डिलेइंग द पेमेंट ऑफ सैलरीज मतलब मेरे पेमेंट ऑफ द सैलरीज मेरी लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटीज़ मैं अभी पेमेंट नहीं किया तो लायबिलिटीज़ बढ़ा दूंगा, तो नीचे चीज़ बढ़ेगी। रेशो देखो, रेशो में नीचे चीज़ बढ़ती है कभी भी, ऊपर एसेट है नीचे लायबिलिटी, नीचे बढ़ती है तो ऊपर कम हो जाती है, तो ये तो कम हो जाएगा नहीं। इंक्रीज द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरा एक एसेट होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस चीज़ से वैल्यू कम करता है ना, मेरा उस चीज़ एक एसेट है, डेप्रिसिएशन हमेशा एक एसेट की तरह ही ट्रीट होता है। दिखा देते एक बार,
depreciation anything but an asset since the balances recorded in accounts doesn't address something that will create monetary worth to the business over different accounting period. तो depreciation एक asset की तरह ही है, कुछ भी नहीं है, वो वैल्यू है ना उस चीज़ की, asset की वैल्यू तो है, वो depreciate कर रही है लेकिन वो मेरा asset ही है, तो depreciation एक something asset की तरह ही ट्रीट होता है, ठीक है। और क्या आगे, मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो ऊपर सॉरी हाँ बी पे पड़ जाते हैं कि इंक्रीज़, अगर डेप्रिसिएशन बढ़ा दो, एसेट बढ़ा दूंगा, ऊपर एसेट है नीचे लाइबिलिटी, तो रेशो तो बढ़ने वाली है, तो इंक्रीज द चार्ज फॉर चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ा दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इससे निकल रही है वो, मतलब वो वैल्यू कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है तो रेशो भी कम होती जाएगी मेरी। सी है मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स यानी जो उधार लेने वाले थे मेरे, जिन्होंने जो जिनसे मैंने उधार ले रखा था मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ अपनी, तो कैश पेमेंट मैं कर रहा हूँ, मेरी लायबिलिटी थी उनको पे करना है, मैं उनको, तो मैं अपनी लायबिलिटीज़ कम कर रहा हूँ, तो नीचे मेरा लायबिलिटी है वो कम कर रहा हूँ, अगर नीचे कम होती है तो वैल्यू मेरी रेशो बढ़ती है, तो यहाँ पर रेशो मेरी बढ़ जाएगी, तो सी करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे डी पे आते हैं, डी भी देख लेते हैं। सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फॉर कैश एट बुक वैल्यू, सिक्योरिटीज़ को बेच रहा हूँ मैं, सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बॉन्ड शेयर वगैरह सब कुछ बेच रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मेरी लाइबिलिटीज़ उनको पे करना, मैं लाइबिलिटीज़ अपनी कम करता जा रहा हूँ, लाइबिलिटीज़ कम करूँगा तो मेरा बढ़ेगा, लेकिन फॉर कैश है, लाइबिलिटीज़ कम कर रहा हूँ लेकिन कैश भी आ रहा है, कैश क्या करंट एसेट है, तो मेरा करंट एसेट भी बढ़ रहा है साथ ही साथ, तो मेरा करंट एसेट भी बढ़ रहा है। नीचे आई थिंक डी भी हो सकता है, यहाँ देखो जरा, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी बेसिकली मेरा एसेट ही रहता है, मुझे पता नहीं था। एसेट जो कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोला उसका मतलब सीधा मुझे कैश मिल जाएगा, तो वो एसेट ही है मेरा, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरा। यहाँ पर सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी वो एसेट ही था, उसके बोले एसेट ही आ रहा है, तो उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो ही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो, इसका सही आंसर होगा सी, मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कैश पेमेंट कर देना, लाइबिलिटीज़ कम कर देना ताकि मेरा रेशो बढ़ जाए। 15 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट जा। इफ़ ए फर्म्स टोटल डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशो, उधार होता है डेट, और इक्विटी मतलब क्या हो गया हमारा, तो इक्विटी क्या होता है, इट इज़ कंपनीज वर्थ, बेसिकली कंपनी कितनी वर्थ वैल्यू की है वो होता है इक्विटी। तो हमने बात की कि इक्विटी जो कंपनी कितनी वर्थ की है, दूसरा डेफिनेशन ये भी कि अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिटर्न टू ए कंपनीज शेयर होल्डर्स इफ ऑल द एसेट्स वर लिक्विडेटेड एंड ऑल द कंपनीज डेट वाज पेड ऑफ इन द केस ऑफ लिक्विडेशन। समझ के बात, तो ये होती है इक्विटी, मतलब कंपनी की वर्थ कितनी है और बिकती है तो शेयर होल्डर के पास बराबर पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो डेट टू रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो की बात कर रहे हैं, मतलब उधार कितना है उसका कितना और उसकी वर्थ कितनी है एक्चुअल में, ठीक है। उधार कितना ले रखा है और उसकी वर्थ कितनी है कंपनी की, ये चेक करना है। ये रेशो जो है, रेशो इज़ हायर देन दी इंडस्ट्री एवरेज, मतलब ज़्यादा उधार ले रखा है, बट द लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो इज़ लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज। अगर लॉन्ग टर्म में उधार जो ले रखे और उसका जो वर्थ हो जाएगी या वर्थ होगी वो कम है इंडस्ट्री एवरेज से, तो ये क्या बताता है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। इज़ लेस प्रॉफिटेबल देन द इंडस्ट्री, इज़ अनेबल टू मेक इट्स इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर इज़ होल्डिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, या फिर डी हैज़ ए हायर लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ देन द इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इट इज़, जल्दी से देखो जरा, इट इज़ हायर लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ देन द इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो फर्म्स टोटल डेट टू इक्विटी रेशो इज़ हायर, ठीक है। अभी बता रहा है कि अभी तो बहुत ज़्यादा उधार है मेरे पास, ठीक है, लेकिन लंबे समय में मेरा उधार कम होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि और वर्थ मेरी बढ़ने वाली है कि अभी तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, इसीलिए रेशो पर फ़र्क पड़ रहा है देन द इंडस्ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका डी होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल डेट है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में तो उसके पास लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा उधार ले रखा है इसलिए ज़्यादा लायबिलिटी उसको पेमेंट करने के लिए भी करंट में, लेकिन अगर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी और मेरा रेशो जो है इंडस्ट्री से लोअर आ जाएगा, ठीक है, उधार मेरा कम हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ 17 नंबर पर। द रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स, द रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स व्हाट,
तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है इतनी आपकी नेट इनकम होती है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये फार्मूला है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी नीचे इक्विटी आएगी, टर्नओवर हम बात कर रहे थे ना इस चीज़ की, तो मतलब नीचे मतलब अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो डिवाइड के नीचे तो इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी आएगी और ऊपर रिटर्न आएगी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न यानी नेट इनकम कितनी है, रिटर्न मतलब नेट इनकम कितनी है एनुअल डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात हो रही है। समझ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला समझ में आ गया, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब देखो जरा ऑप्शंस के हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ लीवरेज, इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज़ द एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ एसेट्स इन अचीविंग द सेल्स, या इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो ये तुम्हें बताना है इसका आंसर, जो सही आंसर होगा वो इसका आंसर दे रखा है डी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ द मेजर ऑफ लीवरेज आल्सो, ठीक है। मेजर ऑफ लीवरेज, लीवरेज मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेके आप, ज़्यादा लीवरेज का मतलब कि आप ज़्यादा उधार लेके काम कर रहे हो। तो जब शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात आ जाती है तो वो लीवरेज की बात आ जाती है। मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ऊपर हमारा इसमें क्या आता है, रिटर्न की बात आ रही है यानी नेट इनकम की बात आ रही थी हमारी, ठीक है। तो नेट इनकम मतलब हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। और उसके बाद ये एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ एसेट्स इन अचीविंग द सेल्स की बात कर रहा है कि क्या ये एसेट्स, एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स इन अचीविंग द सेल्स की बात कर रहा है। सेल्स मतलब ज़्यादा इनकम की बात कर रहे हैं हमारी, ये ज़्यादा सेल्स होगी तो ज़्यादा इनकम होगी, तो ज़्यादा नेट इनकम की ही बात कर रहा है। ये एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो रिटर्न ROE ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा इनकम हो रही है हमारी उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके, उन्हें शेयर होल्डर की इक्विटी से, ठीक है। तो यस, ये ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए, इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए। जब भी लीवरेज आए तो लीवर को समझा करो, जैसे कैसे उसमें एक फुलक्रम होता है ना नीचे ट्रायंगल शेप का, मतलब वो उधार लेकर तुम कैसे कम एफर्ट में भी तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये याद रखना उस चीज़ को, तब तुम्हें लीवरेज का पता लग जाएगा। इट इज़ अ मेजर ऑफ लीवरेजेस। शेयर होल्डर्स की इक्विटी जब की बात आ रही है तो लीवरेज की बात आ रही है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये रिटर्न ऑन, रिटर्न आ रही है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल के ऊपर कितनी रिटर्न आ रही है, इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो तुम्हें बताना है, पहले इसको देखते हैं होता है क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेफिनेटली कैपिटल नीचे ही आएगा, रिटर्न मतलब इनकम आएगी ऊपर। तो देखते हैं एक बार, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ऊपर प्रॉफिट आ गया ना, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन का मतलब नीचे जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू 100 कर दिया इन्होंने। तो एक और फार्मूला लिखा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर, आफ्टर नहीं बोल रहे हैं, सीधे सीधे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। नेट की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट हो रही है। अर्निंग बिफोर, आफ्टर नहीं, डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा था और उसके ऊपर कितनी अर्निंग आ रही है हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा, ज़्यादा अर्निंग आएगी हमारी, ठीक है। यानी कि उन कैपिटल से, उस कैपिटल से मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हाउ एफिशिएंटली द कंपनी इज़ जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयड कैपिटल। तो ये उसका रेशो है, ये क्या जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, देखो नीचे कैपिटल का मतलब सिर्फ एसेट नहीं होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट तो नहीं आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये रिटर्न है, रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट नहीं है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, ये सिर्फ ये पूरी नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है हमारी, ठीक है। टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी करो तो वो इन्वेस्टमेंट रहेगी हमारी, तो वो है ये, तो बी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा भी था, एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखो, टोटल एसेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़ नहीं है, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो आएगा हमारा, वो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हो? ROI हम कहते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन हमारी इन्वेस्टमेंट, ये एक ही चीज़ है। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, रिडक्शन ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टर्स टर्नओवर, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा प्रॉफिट बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा, नीचे हमारा कैपिटल रहता है उसको हम रिड्यूस करेंगे तब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, नीचे कम होता है तो ऊपर बढ़ता है, रेशो बढ़ती है। और सी इंक्रीजिंग द इन्वेस्टर्स टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर सॉरी, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट जो तुमने किया है उसका टर्नओवर मतलब प्रॉफिट बढ़ा दोगे तब भी बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न मतलब प्रॉफिट, लेकिन दिस प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है ये। ठीक है, समझ गए? रिटर्न ऑन इन्वेस्ट कितना रिटर्न मिल रहा है ऑन माई, नीचे हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एसिड टेस्ट रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एसिड जब पड़ता है तो क्या होता है? क्विकली एक्शन होता है, क्विकली एक्शन होता है। जब भी एसिड होता है तो गिर तुरंत जल जाता है। तो जहाँ पर क्विक की बात आएगी बेटा वहाँ पर एसिड टर्न रेशो की बात आएगी। करंट को तो भूल जाओ, करंट एसेट बाय क्विक लायबिलिटीज नहीं होता है, हमेशा क्विक एसेट्स होता है। एसिड जब होता है तो एसेट की बात आएगी क्विक में, क्विकली एसिड जो है क्विक एसेट्स की बात करता है। ठीक है, तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये और ये दोनों सेम दे दिए क्या? यस, बी और डी दोनों सेम दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है सी। ये देखो, एसिड टेस्ट रेशो मेथड टू गेज सॉरी whether a firm has sufficient short term assets यानी क्विक एसेट टू कवर इट्स इमीडिएट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो एसिड टेस्ट रेशो मतलब बेसिकली मेरे क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे। उसका फार्मूला दे रखे हैं, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट रिसीवेबल्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसको निकाल दो तो मेरा क्विक एसेट बन जाता है। क्विक एसेट मतलब कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस करंट रिसीवेबल्स माइनस इन्वेंट्री कर दो माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दो। तो क्योंकि इन्वेंट्री तो मैं क्विकली नहीं कर सकता हूँ ना। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैं ये जो एक्सपेंस कर रखे हैं वो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो तो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो मेरा एसेट नहीं है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो मेरे पास इतना क्विकली आ जाएगा, मेरे पास ये मिला, मेरे पास इतने क्विक एसेट्स हैं ताकि मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अभी 70 नंबर पेज पे पहुँचे, हमें जल्दी करना पड़ेगा, तो सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सिर्फ आंसर देखेंगे। इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशो इज़, इमीडिएटली सॉल्वेंट होना है मतलब वो क्विक रेशो की बात कर रहा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशो इज़ क्विक रेशो। अगला क्वेश्चन करते हैं, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर ए फर्म इन ए वेरी वॉलेटाइल मार्केट इज़ 5%, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी is probably too high, the margin safety is probably too low, margin safety is adequate, we can tell। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा margin of safety is probably too low। margin of the बता रहा है कि 5% ही दे रखे हैं। margin of the safety for a firm in a very volatile market in is होना चाहिए था 5%, which of the following is true? इसकी जो आइडियल वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 से 25%। कितने? 20 से 25% होनी चाहिए, लेकिन अगर वो दे रखा है कि 5% ही है तो मतलब इट इज़ टू लो। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ ₹100, फिक्स्ड कॉस्ट आर 6 lakhs, प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 8000 यूनिट, व्हेन सेल राइज तो क्या होता है? तो पहले पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन मीन्स द पोर्शन ऑफ द सेल्स रेवेन्यू दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड बाय द वेरिएबल कॉस्ट and so contributes to the coverage of the fixed cost. The concept is one of the key building blocks for the break even analysis। ये देखिए, कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी आपका सेल्स होता है तो उसका एक फिक्स्ड पार्ट रहता है जो चेंज नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो सेल का फिक्स्ड पार्ट मतलब इतना प्रॉफिट तो मेरा फिक्स है। ठीक है, इतना रेवेन्यू मेरा फिक्स्ड है,
बस ये मेरा आएगा ही आएगा, वेरिएबल कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, ये मेरा फिक्स्ड रेवेन्यू आएगा ही आएगा जितनी यूनिट बनाऊंगा। तो इसको सही आंसर है वो है टोटल कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट राइज बाय द सेम अमाउंट। बेसिकली हमेशा ऐसे होता है, कंट्रीब्यूशन जो हमेशा और प्रॉफिट जो होता है सेम अमाउंट से ही राइज करेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज़ द फिक्स्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे जाते हैं 24 पे आ जाते हैं। One of the following is not an assumption that underlies the CVP analysis. CVP analysis क्या है ये? CVP होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज अ वे टू फाइंड आउट हाउ चेंजेस इन द वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट अफेक्ट फर्म्स प्रॉफिट। तो 3 एलिमेंट जो हैं CVP के वो हैं कॉस्ट, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम V यानी सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सेल्स वॉल्यूम, और P मतलब प्राइस। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मतलब प्राइस से लेना देना है, वॉल्यूम मतलब सेल्स वॉल्यूम से लेना देना है। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट मतलब प्राइस मतलब। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन दैट अंडरलाइज द CVP एनालिसिस, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम। ये तो एजम्पशन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, ये कोई एजम्पशन नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ ही जाएगी, ऐसे कोई एजम्पशन नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट हैव ए लीनियर रिलेशनशिप विद द सेल, यस ये होता है कि लीनियर रिलेशनशिप रहता है। सेलिंग प्राइस इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द, ये भी हम मानते हैं कि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तो बी इज़ नॉट एनी एजम्पशन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वेरिएबल कॉस्ट लीनियर रहती है, लेकिन ये इंक्रीज़ करेगी, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया उन्होंने। इट मे इंक्रीज बट इट हैज़ ए लीनियर रिलेशनशिप विद द सेल, सेल के साथ साथ वो लीनियरली इंक्रीज़ करेगी। 25 पे आ जाओ। विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स? Assume the selling price per unit is rupees S, variable cost is rupees V, and number of units sold is U units, and total fixed cost is equal to rupees F is the fixed cost। तो आपको बताना है विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? तो उसका जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही समझा तुमने, वो होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ब्रैकेट में ले लिया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो को बेसिकली रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, कि हाउ एफिशिएंटली, अकाउंटिंग में इसका मतलब है कि हाउ इफेक्टिव ए कंपनी इज़ इन एक्सटेंडिंग द क्रेडिट एज वेल एज कलेक्टिंग द डेप्ट। मान लो मैं 100 रुपये देता हूँ क्रेडिट पर, और 100 ही रुपये मैं अगर वापस भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा आइडियल माना जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उतना अच्छा है। वैसे 1 इज़ डिज़ायरेबल। द रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज एन एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा आता है, बट इस गुड टर्नओवर रेशियो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जितना मतलब क्रेडिट पे दे रहा हूँ उतने मुझे वापस में